वो भी बाबा विजेंद्र, आप देख रहे हैं द डायलॉग का खास चौपाल। और खास चौपाल पर खास मेहमान मौजूद हैं पूर्व की भांति। मनोहर मनोज को आप जानते हैं, आप रिफॉर्म एक्टिविस्ट हैं और वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश अखिल जी मौजूद हैं, और काफी दिनों के बाद डॉक्टर राकेश रफीक मौजूद हैं। आज इनकी मौजूदगी के हम लोग नए मायने निकालेंगे कि राकेश रफीक काफी दिनों के बाद आज चौपाल पर आए हैं। तो आने का कारण क्या है और मकसद क्या है, क्यों मैं बुलाया हूँ? फिलहाल जो है तीसरे चरण का जो चुनाव होना है 7 तारीख को, आज मंच और माइक से आवाज नहीं आ रही है। नेताओं जो 94 सीट पर चुनाव होने हैं, उसके जितने उम्मीदवार हैं, उसके समर्थक हैं, प्रचारक हैं, आज शांत हो गए होंगे। और लेकिन अभी कुछ देर पहले मोदी जी जो है अभी अयोध्या पहुंचे हैं। लंका में पिछले 2 चरण में आग लगी थी, तो लंका में आग लगने के बाद फिर राम के पास गए कि मेरी लंका में आग लग रही है। अयोध्या पहुंच गए हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और रोड शो कर रहे हैं। राजनीति में तो कभी सड़क से लेकर के संसद तक की कहानी होती थी। लोग सड़क पर संघर्ष करके संसद तक पहुंचते थे। अब तो सड़क का संबंध जो है प्रदर्शन से है, ये केवल शो से है, मैनेजमेंट से है, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन से है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी आज अयोध्या में हैं, और अयोध्या के आसपास 10 सीटों पर जो प्रभाव पड़ेगा वह उस पूरे अवध के क्षेत्र में, तो उस को ध्यान में रख करके आज रोड शो हो रहा है। शायद मुझे लगता है कि 5वीं बार प्रधानमंत्री अयोध्या गए हैं अपने इस कार्यकाल में, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरी दफा है कि जो अयोध्या में आप रोड शो कर रहे हैं। उम्मीद थी कि इस तीसरे चरण में बीजेपी के लिए 3 डेग साबित होगा। जैसे वामन का 3 डेग था, और बलि की सत्ता, उस आप कहानी जानते होंगे, उसकी सत्ता को हड़पने के लिए विष्णु भगवान ने कौन-कौन अवतार लिया, वामन का 3 डेग लिया, पूरा संसार नाप लिया। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि हमारा जो यह तीसरा चरण जो है, ये चरण 3 डेग के रूप में साबित होगा। 3 चरण में हम सत्ता को माप लेंगे, ऐसी उम्मीद थी। लेकिन उम्मीद से बहुत दूर भटकती, बहकती हुई पार्टी जा रही है। भाषा तो आप ही जान, कल भी 2-3 दिनों से लगातार मर्यादा और भाषा, शिल्प और तमाम बातों पर हम लोगों ने चौपाल में चर्चा की। मुझे लगता है कि आज शाम तक अगर कोई यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे होंगे, उत मेरा सुझाव है कि आप मुगल कालीन इतिहास को पढ़ने के लिए किसी बड़े लेखक, इतिहासकार के पास मत जाइए। डॉक्टर राकेश रफीक से संपर्क मत कीजिए मुगल कालीन इतिहास को पढ़ने के लिए। आप केवल अमित शाह और मोदी जी का भाषण सुन लीजिए, आपकी यूपीएससी की तैयारी पूरी हो जाएगी। एक-एक जीके, औरंगजेब कौन था, कब क्या-क्या था, जहांगीर क्या था, किसने मंदिर तोड़ा, पूरा। अगर मुगल कालीन हिस्ट्री रहे और इसी तरह से चुनाव होता रहे और पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी सब आता रहे, तो निश्चित रूप से मुगल कालीन इतिहास के बारे में हमारे यूपीएससी के छात्र अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और जितने सारे कोचिंग है, निश्चित रूप से अमित शाह और मोदी जी इस कोचिंग को बंद कर देंगे। इतिहास की अगर जानकारी लेना है तो आप हमारे पास में जाइए, क्या बोलते हैं नहीं बोलते वही जाने, वो उनका इतिहास जाने। फिलहाल अयोध्या से लेकर के हम लोग दिल्ली आते हैं। दिल्ली में सुनीता आज रोड शो कर रही है। सुनीता 1935 वाली सुनीता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 1935 में जैनेंद्र कुमार की सुनीता थे, जो गार्हस्थ जीवन को नई दिशा देती है। कई बहसें हैं, मुक्ति की भी आवाज है, स्त्री मुक्ति की आवाज है, देवबोध पर भी नए विमर्श हैं उस 1935 के सुनीता में। लेकिन दिल्ली में गार्हस्थ जीवन की गाड़ी को गति देने में सुनीता केजरीवाल सड़क पर उतरी है, और बहुत ही, अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, लेकिन गार्हस्थ जीवन की जो खास करके सियासी जीवन ही, अब गार्हस्थ जीवन क्या होता है राजनेताओं के, वो सियासी जीवन ही है, वो गाड़ी खींच रही है। फिलहाल भाजपा से बाहर निकले सूरत कांड के बाद। सूरत कांड आप जानते होंगे, सुंदर कांड तो हम लोग रामचरितमानस में पढ़ते हैं, लेकिन सूरत कांड हुआ भारतीय, वहां जो बिना कैंडिडेट चुनाव लड़े ही भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो सुंदर कांड के बाद उम्मीद था कि अब इस देश में लोग सूरत कांड के रूप में पढ़ेंगे। तो अब यह है कि अब सुंदर कांड का पाठ तो अभी अयोध्या में हो रहा है, लेकिन सूरत कांड के बाद अब बाहर निकल जाए। आज मैं कहा कि डॉक्टर राकेश रफीक को मैं क्यों बुलाया हूँ आज बात करने के लिए, क्योंकि अयोध्या में
धर्म असीम है, अनलिमिटेड है, अनंत है, उस अनंत सत्ता, क्या धर्म अनलिमिटेड है, असीम है, या धर्म एक अफीम है, ओपियम है? आज इसी बहस पर आज इस चौपाल को हम लोग केंद्रित करना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े विचारक कार्ल मार्क्स का आज जन्मदिन है, और कार्ल मार्क्स ने पूरी दुनिया चरित्र का और तमाम चीजों को विभाजित किया है। आज 5 तारीख, खास बात है, आज 5 तारीख को धर्म को लेकर के मोदी जी आज जो जो बयान दिए हैं, दे रहे हैं, शो हो रहा है कि निश्चित रूप से कार्ल मार्क्स को याद कम करेंगे, जो वहां दीप जलाए जा रहे हैं। मोदी जी रोड शो कह रहे हैं और धर्म की सत्ता की वकालत कर रहे हैं कि धर्म के बिना राजनीति का कोई उद्देश्य नहीं है, धर्म राजनीति दिशाहीन हो जाएगी। आज धर्म की सत्ता को स्थापित करने के लिए भारत की व्यवस्था वहां खड़ी है। क्या करना है? कार्ल मार्क्स को हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। भूख, बेबसी, बेकारी और विषमता के खिलाफ उन्होंने जो विचार दिया, जो दर्शन हुआ, उसकी प्रासंगिकता क्या है? हम लोग प्रयास करेंगे कि आज हम और मनोहर जी पहले बात कर लें, या राकेश जी पहले बात कर ले। अगर चुनाव की कोई और सूचना हो तो हम लोग मार्क्स के बहाने, धर्म सत्ता के बहाने समझने का प्रयास करेंगे कि 100 वर्ष के बाद, बोल्शेविक क्रांति के बाद आज 108 वर्ष, 7 वर्ष हो गए हैं। आज मार्क्स कहाँ है? उनका चिंतन कहाँ है? विषमता की पीड़ा कहाँ है? जे समतामूलक समाज की संकल्पनाएं कहाँ है? तमाम बातों पर बात करेंगे। धर्म की क्या उपयोगिता है? कितना सामंजस्य हो सकता है? क्या कि अब वही संघर्ष को अब कोई समन्वय की बात कर सकते हैं? दुनिया के मजदूरों एक हो, या उलट कर कह सकते हैं कि मजदूरों दुनिया को एक कर सको, या वर्ग संघर्ष या वर्ग समन्वय की बात होगी सदी में, नई सदी में मार्क्स कहाँ है, उनके सपने और संघर्ष कहाँ, इस पर बात करेंगे। इसके पहले अगर चुनाव की कुछ सूचना जो भी मैं किया तो शुरू करें, तो सीधे तौर पर मैं बात सुनना चाहूंगा कि विस्तार से बात करेंगे। हम लोग के जो प्रश्न होंगे वो हम लोग प्रश्न करेंगे। डॉक्टर राकेश रफीक। देखिए, कार्ल मार्क्स के बारे में, चूंकि उनकी आज के दिन उनको याद करना एक बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने खुद ये बात कही थी कि हर आदमी जो है अपने युग की उपलब्धि होता है, यानी एक युग में कुछ ना कुछ लोग आगे आएंगे जो उस युग को ले जाएंगे। तो उस समय जो पूंजीवाद या लोकतंत्र का वो जो है चल रहा था सब यूरोप में, उसके खिलाफ समाजवाद और कम्युनिज्म, 2 शब्द इस्तेमाल हो रहे थे। कम्युनिज्म शब्द जो है प्लेटो का है, मार्क्स का नहीं है। एक कम्युनिज्म का एक चित्र जो है प्लेटो खींचते हैं कि ऐसा समाज। तो कार्ल मार्क्स उन सारी बहस में और सारी चीजों में उलझते हुए ऐसे सारे विद्वानों का जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय बना, फर्स्ट इंटरनेशनल, उसका एक घोषणा पत्र बनाने की बात आई, और कार्ल मार्क्स और एक फ्रेडरिक एंगल्स को उसके लिए तय करा गया पूरी कमेटी पर। तो इन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र बनाया, और उसके बाद फर्स्ट इंटरनेशनल में जो बाकुनिन वगैरह थे उनसे इनकी बहस चलती रही, और इस तरह जो है मार्क्सवाद विकसित हुआ धीरे धीरे। तो ये मार्क्सवाद जो है, इसकी परिस्थितियां थी, और उस परिस्थितियां में अंत में साबित हुआ कि जितने विद्वान उस समय लगे हुए थे उसमें कार्ल मार्क्स कालजयी विद्वान के रूप में सामने आ गए, और उनके विचारों पे चल के जब रूस की क्रांति हो गई तो दुनिया में उन्हें बहुत बड़ी बात मानी। तो कार्ल मार्क्स जो बात कह रहे हैं, जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी के तहत जो फिलॉसफी के स्टूडेंट थे और फिलॉसफी के प्रोफेसर रहे, और उन्हें जर्मनी से निकाला गया। तो फिलॉसफिकल डेवलपमेंट भी यूरोप में काफी हाईएस्ट स्टेज पे पहुंच चुका था, और खास तौर से जर्मनी में। वहां दार्शनिक हेगेल हुए,
तो देखिए, देकार्त से लेके जो बहस चल रही है बुद्धिवाद की, और ह्यूम वगैरह जो अनुभववादी है, इन सबके समन्वय में कांट एक बड़े दार्शनिक हुए जिनकी यूरोप में काफी धमक हुई। और कांट के बाद हेगेल आए तो वो तो ऐसे हो गए कि प्लेटो से भी काफी आगे उनकी गिनती होने लगी और माना जाने लगा। बहुत किताबें उन्होंने लिखी। इन्हीं हेगेल के शिष्य के रूप में मार्क्स की फिलोसफिकल डेवलपमेंट शुरू हुई। लेकिन हेगेल जहां एक गति की बात करते थे, चीजों को बदलने की बात करते थे, तो हेगेल के बाद वो बात आ गई कि भाई ये हाईएस्ट डेवलपमेंट हो गया। और जर्मनी की गवर्नमेंट ने हेगेल को मानते हुए ये डिक्लेयर कर दिया कि एक उन्नत समाज, हाईएस्ट समाज बन चुका, जो हेगेल चाहते थे, यहां तक हम आ चुके। तब उसमें विभाजन हो गया नव हेगेल पंथी और हेगेल पंथियों में। उन्होंने कहा नहीं, ये समाज नहीं है, अभी और आगे परिवर्तन होगा। और हेगेल जो है वो सब्जेक्टिविज्म में फंसे हुए थे, आइडियलिज्म में फंसे हुए थे। उससे हटा के अब इसको हमें मेटलिस्टिक दृष्टिकोण से देखना है। तो उसमें फायरबाख एक बड़े विद्वान हुए, भौतिकवादी। मार्क्स ने उनका अध्ययन करा, उनके भी कुछ दिन शिष्य रहे। फिर उन्होंने अपनी रचना लिखनी शुरू करी, जो रचना उनकी इकोनॉमिकल एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स 1844। इस रचना में जहां 2/3 हिस्सा इकोनॉमिक्स को समर्पित है, वहां 1/3 हिस्से में फिलोसफी की बात। और फिलोसफी की जो बात है, उस बात को बिना समझे हुए कोई अगर मार्क्सवादी है तो वो मार्क्स को नहीं समझ रहा। उस बात में जो नटशेल में वो ड्राइव करते हैं, तो शुरुआत करते हैं मैन इज ए पार्ट ऑफ नेचर, यानी मैन इज ए नेचुरल बीइंग, उसके रूप में भी है। मैन एज ए बायोलॉजिकल बीइंग, मैन एज ए सोशल बीइंग, मैन एज ए हिस्टोरिकल बीइंग, और मैन एज ए सोशो हिस्टोरिकल बीइंग। अब ये बात क्या है कि हर मनुष्य जो है वो सामाजिक ऐतिहासिक रूप में उपस्थित है। अब मार्क्स तो उस समय के विश्लेषण से ये बात कह रहे हैं, और आज जो जेनेटिक्स पे काम हुआ है वो इस बात को सामने ला रहा है कि इंडिविजुअलिज्म नहीं, आप जो बैठे हैं उसमें एक आनुवंशिकता है। उस बिना आनुवंशिकता के इंटरेक्शन से, सोसाइटी से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। तो मार्क्स अपने उसमें पहली चीज ये बात करते हैं कि वो सोशो हिस्टोरिकल बीइंग। दूसरी, मार्क्स ने जो बड़ी बात फिर करी उस समय कि पूरे मनुष्य की समाज की गति का स्रोत क्या है, मतलब समाज आगे क्यों बढ़ रहा है। तो उसमें उन्होंने ये खोज लाए सामने करके कि भाई मनुष्य की जो प्रमुख गतिविधि है वो गतिविधि है आर्थिक उत्पादन। और मनुष्य अपने भोजन के लिए अपने उत्पादन को हमेशा बढ़ाना चाहता है, और इसलिए उत्पादन के औजारों में सुधार करता है निरंतर। तो उस सुधार से समाज में एक गति आती है। तो पहले आर्थिक गति, उसके आधार पर समाज के दूसरे ढांचे निर्मित होते हैं, सामाजिक ढांचे, राजनीतिक ढांचे, दार्शनिक ढांचे, सांस्कृतिक ढांचे। अब ये बात कहने के बाद उन्होंने अपने समाज का, पूंजीवादी समाज का जो विश्लेषण किया, उसी इकोनॉमिक्स पे पूंजीवाद भी अपना काम करता है आज भी। उससे ही आगे बढ़ना है, क्योंकि बुनियादी कंसेप्ट जो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो द्वारा घोषित हो रहे थे, वो मार्क्स ने जो रिसर्च रखी उसके सामने बहुत छोटी चीजें थी। तो मार्क्स ने कैपिटल के फर्स्ट वॉल्यूम में सारी चीज अपनी रखी कि कैसे माल है, कैसे मुद्रा है, कैसे इसका परपथ होता है, कैसे घूमता है, क्या है। तो मार्क्स ने जो 3 वॉल्यूम लिखे और चौथा वॉल्यूम बाद में एंगल्स की मदद से पूरा हुआ, तो पूंजी की किताब ने ऐसा तहलका मचा दिया कि पूरे सारे दुनिया के विद्वान उसको समझने पे लग गए, और उस पूंजी की समझ का फायदा पूंजीवाद ने भी उठाया। ऐसा नहीं है कि परिवर्तनवादियों ने उठाया। तो ये मार्क्स का आर्थिक रूप से कंट्रीब्यूशन हुआ, और यही एक ट्रेजेडी हुई, क्योंकि पूंजीवाद अपने आप में अर्थवाद को बहुत महत्व देता है। तो मार्क्सवाद का भी जो सेकेंड फेज शुरू हुआ मार्क्स को मानने वालों का, तो उसमें अधिकांश लोग पूंजी किताब के चक्कर में और राजनीतिक अर्थशास्त्र के चक्कर में अर्थवाद में फंस गए। तो उन्होंने मान लिया अर्थ ही सब कुछ है।
तो इसी तरह उन्होंने जो मजदूर का वर्णन करा कि मजदूर क्यों नेतृत्व करेगा, उसके लिए उन्होंने लॉजिक दिया कि वो हाईएस्ट टेक्नोलॉजिकल उससे इंटरेक्शन करता है, वो एक कम्युनिटी में रहता है, क्लास स्ट्रगल करेगा वो जाएगा, ये बात कहने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन आज उसको कोई नहीं पढ़ता है, बस मजदूर पे अटक गए। अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट 100 साल में क्या हुआ और आज बात कहाँ खड़ी है, उसके विश्लेषण को करने को तैयार नहीं है कोई मार्क्सवादी। वहां जो बात हो गई उन्होंने खत्म कर दी। लेकिन मार्क्स एंगल्स ऐसे नहीं थे, वो फिलोसफर थे। उन्होंने अपने समय में ही ये डिक्लेयर कर दिया कि जिस एंगल्स ने पहली किताब लिखी थी वर्किंग कंडीशंस ऑफ इंग्लैंड, वर्कर्स की कंडीशंस के बारे में किताब लिखी, उसी एंगल्स ने बाद में डिक्लेयर कर दिया कि व्हाइट कॉलर मजदूर हो चुके हैं और अब पूंजीवाद जो है इसकी सत्ता समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जिन देशों को इसने उपनिवेश बना रखा है उनमें लड़ाई हो। तो उन्होंने लिखा था आयरलैंड के सवाल कि पहले हम सोचते थे कि इंग्लैंड का मजदूर वर्ग आयरलैंड को मुक्त कर देगा, लेकिन अब हमें लगता है कि इतना शेयरिंग हो रही है, इन्हें इतना एलिट बनाया जा रहा है मजदूरों को ही, कि हम जो है ये सोचते हैं कि आयरलैंड की मुक्ति के बाद मजदूर की मुक्ति होगी। ये लास्ट फेज में मार्क्स एंगल्स के पत्र व्यवहार में साफ बातें दृष्टिगत है, दिखाई देती है। अब इन बातों के आधार पे एंगल्स ने, वो लेनिन ने अपनी थ्योरी डेवलप करी जिसको उस समय सबने नहीं माना, क्रांति के बाद माना, कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था साम्राज्यवाद, और साम्राज्यवाद की कड़ी वहां टूटेगी जहां सबसे कमजोर होगा। ये दो बातें कह के उन्होंने रूस में क्रांति को करा और मार्क्सिज्म को आगे बढ़ा दिया। तो मार्क्सिज्म को अगर कोई फिलोसफिकल रूप से माने, जिसके मेथड के बारे में, मार्क्स का मेथड उसकी कोर है, तो मेथड वो नहीं है जो रशियन किताबों में बाद में पढ़ा दिया गया, वो नहीं है। मार्क्स का जो ओरिजिनल मेथड पे वर्क है, जिसमें वो कहते हैं लॉजिकल मेथड एंड हिस्टोरिकल मेथड। तो या तो हिस्ट्री से आप स्ट्रेस करिए डेवलपमेंट, लॉजिकल यानी जो कैटेगरीज आपने फिक्स कर लिए किसी चीज को समझने की, जो डायलेक्टिकल होती है एक दूसरे के खिलाफ, तो उन डायलेक्टिकल कैटेगरीज के तहत हम वस्तु का विश्लेषण करते हैं, हम समाज का विश्लेषण करते हैं, चीजों का विश्लेषण करते हैं। तो बिना इसके मार्क्सवाद की कोई बात नहीं है। लेकिन ये सब चीज परे में चली गई, वही मैकाले के तहरे से हम भी कुछ मार्क्सवाद की चीजें रट के बोलने लगते हैं, मार्क्सवादी समझने लगते हैं। तो ये मार्क्स का एक डेवलपमेंट है। अब आपने धर्म का सवाल उठाया, तो धर्म के सवाल को भी आप समझिए कि यूरोप में क्या हो रहा। यूरोप में राजा जो है वो अपनी धार्मिक सत्ता के अधीन थे, कैथोलिक चर्च नियंत्रण कर रहा था और राजाओं की मुक्ति नहीं थी उनसे। तो ये क्वेश्चन उठने लगा था मार्क्स से पहले ही कि भाई राज्य जो है वो इससे मुक्त होना चाहिए। तो राज्य को ईसाई धर्म से मुक्ति की लड़ाई, ये उस समय का फेज था। तो उसी में मार्क्स भी उसी में खड़े होते हैं कि भाई राज्य जो है, जिसे सेकुलर स्टेट उन लोगों ने कहा, वो उससे मुक्त होना चाहिए। तो ये उन्होंने धर्म के बारे में कहा। अब धर्म के बारे में धार्मिक अफीम है, ये एक ऐसी बात है जो एक स्लोगन को उठा के पूरा फैला दिया गया। लेकिन अब मार्क्स की ऑन रिलीजन पे जो लेख है उनके सारे, इतनी मोटी किताब, उसमें कहते हैं कि रिलीजन जो है वो गरीबों के दर्द को अभिव्यक्त करता, गरीबों की आह है उसमें छिपी, और दूसरे ढंग से देखने की कोशिश करते। अब इस बात की खोज में जब हम गए कि एक्चुअल क्या है, तो लेनिन ने हमें, लेनिन की एक डिक्शनरी वो है डायरी लास्ट की, वो बहुत बाद में छापी गई, जिसमें लेनिन नोट्स लेते थे। उसमें लेनिन ने लिखी ये बात कि जब तक मनुष्य ऐसे समाज में जी रहा है जहां उसकी पराजय होती है, यानी वो हर व्यक्ति विजेता के रूप में नहीं जी पाता है, तो उसकी पराजय को जो आसरा मिलता है वो उसके धार्मिक विश्वासों में मिलता है, इसलिए वो धर्म को पकड़ता है। तो जब तक हम एक ऐसा समाज नहीं बना लेंगे, जब तक इससे मुक्ति नहीं है, ये फिलोसफिकल विश्लेषण मार्क्सिज्म का धर्म को लेके। अब मैं थोड़ी सी बात हिंदुस्तान के बारे में इसमें कहना चाहूंगा। अखिलेश जी आपको सबको प्रश्न करेगा, राकेश जी जो है ना अभी बात पूरी कर लेंगे तो हम लोग काउंटर क्वेश्चन भी करेंगे कि अभी के संदर्भ में क्या कहना चाहता है और आपकी समझ क्या है, हम लोग साझा करेंगे। 1-2 मिनट में पूरा करेंगे राकेश जी।
वही मैं आ रहा हूं। अब भारत के संबंध में क्या है कि धर्म तो एक पुरुषार्थ था, अर्थ काम धर्म मोक्ष, और अशोक ने जो धर्म महामात्र नियुक्त करे थे पूरे देश में, उनका काम था धर्म की स्थापना करना। कौन सा धर्म? बुद्ध धर्म नहीं, नैतिकता की स्थापना करना। माता पिता का आदर करो, ब्राह्मण श्रम उसका श्रमण का सम्मान करो, इस तरह के उपदेश लिखवा के शिलालेख लगाए, जो प्रमाण है कि भारत में धर्म के बारे में जो सोच है वो एक सोशल नैतिक जो सिस्टम है उसकी सोच थी। आज हिंदुस्तान में क्या हुआ, 1930 के करीब जब अंग्रेजों ने अपनी पराजय फील करी, तो उन्होंने भारत पाक विभाजन के लिए द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो एक तरफ सिद्धांत की ओर चल गए, लियाकत अली जिन्ना मुस्लिम लीग खड़े हो गए, और दूसरी तरफ जो उन्हें पर्सनैलिटी उन्हें चाहिए थी, बड़ी पर्सनैलिटी, तो दूसरी तरफ सावरकर चूंकि जेल से छूटे और कंडीशंस उस पर इम्पोज थी, तो सावरकर को उन्होंने तैयार कर लिया कि वो जो है हिंदू राष्ट्र की बात करे। तो ये हिंदू राष्ट्र और ये मुस्लिम राष्ट्र जो है, ये भारतीय परंपरा से देखने का चश्मा नहीं था। ये यहूदी, इस्लाम और ईसाई जो यरूशलेमीय धर्म है, जिसे वेबर ने कहा कि यरूशलेमीय धर्म अलग ढंग से सोचते हैं, उनका एक अलग मैकेनिज्म है, तो उस हिसाब से सोचने पे भारत में ऐसी फोर्स बना के खड़ी करने की कोशिश की गई, और 1947 में पाकिस्तान तो बना दिया गया। लेकिन महात्मा गांधी के जीवित रहते हुए संभव नहीं था कि कोई हिंदू पोलराइजेशन हो, इसलिए धीरे 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 पोलराइजेशन होके क्या बनाना चाहते हैं, ये यरूशलेम जैसा हिंदू धर्म बनाना चाहते हैं। वो बनाना संभव नहीं है, कितना ही फैनेटिज्म कर लो, क्योंकि हमारी कल्चर एकदम मरी नहीं है, मिटी नहीं है। लेकिन फैनेटिज्म में बहुत से लोग आ जाएंगे और बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे कि हाँ भाई, इस्लाम के खिलाफ हमारा युद्ध चल रहा है, जैसे ईसाइयों का चला था यरूशलेम को लेके, ऐसी बाबरी मस्जिद को लेके खड़े। तो ये जो ड्रामा है, उस ड्रामे में बीजेपी के लीडर आज मोदी जी और ये अगर अपने आप को फील कर रहे हैं कि वोट हमसे भाग रहे हैं, तो इन्होंने पूरी राजनीति इस पे करी है। तो ये लगातार क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, ऐसी भाषा पे चले गए जो किसी प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और मंत्रियों को नहीं बोलनी चाहिए। हम लोकतंत्र के प्रतिनिधि हैं, हमारा एक विचार है, हम हिंदू मुस्लिम झगड़े के प्रतिनिधि नहीं है, हम किसी धर्म के प्रतिनिधि नहीं है। तो ये सब हिंदुस्तान में आज चल रहा है कि चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर दो। तो इस डायनेमिक्स में देश फंसा हुआ है। जी तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। पुनः मैं आऊंगा आपके पास में। अभी कार्ल मार्क्स और तमाम बातें जो हमने कही है कि आज जो, क्योंकि लगातार 4-5 दिनों से वही धर्म, वही गाय, औरंगजेब, मुसलमान, द्विराष्ट्रवाद, पाकिस्तान, सबकी एंट्री हो चुकी है तीसरे चरण में। अखिलेश जी, क्योंकि मार्क्स को हमें सैल्यूट करना था, बहुत कुछ सीखा है हमने इस दुनिया को देखने का, किसी भी विषयों को समझने का, किसी भी घटनाक्रम को, तकनीकी क्या है, राजनीति क्या है। डॉक्टर राकेश रफीक से लगातार 10 साल तक किसी भी सवाल को किस तरह से समझा जाए, उसमें राजनीति कहाँ है। हम तकनीकी बातों को राजनीतिक बात नहीं कहते थे, राजनीतिक बातों को तकनीकी बात नहीं कहते थे। बहुत हम लोगों ने 10 साल तक इनके स्कूल में सीखा। एंड व्हाट आई एम एट प्रेजेंट, निश्चित रूप से दिस क्रेडिट गोज टू राकेश रफीक। बहुत कुछ हमने सीखा है कि किसी भी सवाल को किस रूप में देखा जाए, और कभी नहीं कहा इन्होंने कि जो मैं कह रहा हूं अंतिम सत्य है, लेकिन समझने का तरीका, मेथड, कि किसी भी राष्ट्रीय सवालों को किस तरह से नई पीढ़ी समझ पाएगी। इन्होंने हजारों नौजवान को इन्होंने प्रशिक्षित किया है। यह तो इनकी, हम असहमत हो सकते हैं, हम सहमत भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेथड देते हैं, तरीका देते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन। और मैं तो कह रहा हूं कि यह क्रेडिट जो है मैं डॉक्टर राकेश रफीक को मैं देता हूं। इसने बुलाया था कि मार्क्स के बहाने हम हिंदुस्तान के ताजा तरीन हालात को समझेंगे, और नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि आज जो खेल चल रहा है, इस खेल के पीछे कितना बड़ा चिंतन हुआ करता था पूर्व के विचारकों का। अब सीधे तौर पर मैं अखिलेश अखिल जी के पास आना चाहता हूं। वर्तमान का संदर्भ और डॉक्टर राकेश रफीक से कोई काउंटर किसी को नहीं करना, ना राकेश जी को करना है, ना मनोज जी को करना। अपनी बात, आज जो परिस्थिति है, अपनी बात हमें कहनी है। अखिलेश अखिल जी।
जी नहीं, ये जो है ये राकेश रफीक जी से काफी जानकारी भी मिल रही थी, और कार्ल मार्क्स और उनसे उनके पैरेलल जितने भी फिलोसफर थे हम लोगों ने भी पढ़ा है, लेकिन इतना डीप में जो है हम नहीं जा पाए। इसमें 2-3 बातें हमारी समझ में नहीं आ रही है कि राजनीति जो मौजूदा राजनीति है, इस राजनीति में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में खासकर जो मार्क्सवादी जो देश रहे हैं, युगोस्लाविया, रसा, चीन, भारत भी, तो ऐसे इन देशों में जैसे चीन और युगोस्लाविया और मान लीजिए कि रूस का ही संदर्भ अगर हम लें, भारत को थोड़े समय के लिए छोड़ भी दें, तो इन देशों में मार्क्स का जो फिलॉसफी है क्या कितना लागू है या उसमें भी बदलाव हो रहा है। और भारत में एक चीज देखने को मिलती है कि जो मार्क्सवादी जो पार्टियां हैं, सीपीएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक या जो भी चीज पार्टियां हैं, उसी ढर्रे पर आज कांग्रेस लगभग चलती दिख रही है। लेकिन जो वाम दल है उसका लगभग सफाया हुआ है, खात्मा हुआ है, और उसी चीज को कांग्रेस आगे बढ़ाती दिख रही। खासकर राहुल गांधी की राजनीति उसी ट्रैक पर चल रही है। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूंगा कि रूस और चाइना में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या वहां लगभग कंप्लीट पूंजीवाद पहुंच चुका है, वहां पर मार्क्सवादी दर्शन का कोई जरूरत नहीं है, और भारत के संदर्भ में खासकर मौजूदा राजनीति के संदर्भ में कार्ल मार्क्स का वह चिंतन और आज के परिप्रेक्ष्य में भारत की जो का परिदृश्य है, जो स्थिति है, उसमें मार्क्स का दर्शन कितना ये है माने प्रासंगिक है ये। जी जी अखिलेश जी, तो बहुत बढ़िया सवाल, क्योंकि आज हम लोग उसी मोड में हैं। कल मनोज जी से भी बातचीत किया था। राकेश जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, एक सूचना मैं दे दूं। हम लोगों ने तय किया है कि जून से एक लीडर को सुनना, एक हम लोग 100 नेताओं को करेंगे या मंच देंगे, वह वहां से भाषण करेंगे, हम लोग बैठेंगे, सुनेंगे, और वह एक प्रक्रिया चल रही है लगातार। मनोज जी इस दिशा में सक्रिय, बहुत बहुत बहस हमने की है, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या हो, कैसे प्रथम कदम उठाएंगे राजनीतिक संस्कृति की बहाली के लिए, वैचारिकी से कैसे लैस करेंगे, सिद्धांतों से कैसे उसको ताकतवर बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे नेतृत्व को। क्योंकि जब तक इतिहास की प्रक्रिया, इतिहास की भूलें, इतिहास की बहुत बेहतर बातें अगर उसको नेताओं के दिमाग में नहीं होगा, तो यह भी अगला स्टेप भी उसका जो है ना कहीं गड्ढे में चला जाएगा। अब मैं सीधे मनोज जी के पास में आता हूं। मनोज जी, आज पूरे परिदृश्य को देखते हुए, हम उन विचारकों के सम्मान में आज की परिस्थिति में दोनों को किस तरह से देखते हैं, तब फिर मैं राकेश जी के पास, अगर कुछ उत्तर होंगे, उनके लिए प्रश्न होंगे, क्वेरी होंगे, जिज्ञासा होगी, तो हम उनके पास आएंगे, नहीं तो अपनी बात अब कहें। मनोज जी। मुझे लगता है कि कार्ल मार्क्स के जन्मदिन के अवसर पर भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो अभी चुनावों का पूरा महासंग्राम छिड़ा है, मुझे लगता है उस मार्क्स के जन्मदिन के बहाने और खास करके अयोध्या का जिक्र आने के बाद जो उनका बड़ा ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट था कार्ल मार्क्स का कि धर्म अफीम का नशा है, और उसी अफीम की जहां पर सबसे ज्यादा खेती होती थी और सबसे ज्यादा अफीम के आदि चीन देश में, उसी कम्युनिज्म को सबसे ज्यादा अडॉप्ट किया। तो आज अयोध्या के बहाने और राम मंदिर के बहाने नरेंद्र मोदी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसी उपमान के जरिए एक एकेडमिक बड़ी अच्छी व्याख्या की राकेश जी ने, और मुझे नहीं लगता कि वो कोई उसमें से सवाल उत्पन्न होता है। ये बात अलग है कि जो अखिलेश जी का जो कौतूहल है बड़ा जायज है और बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने पूछा, लेकिन मैं कुल मिलाकर के इस चुनावी थिएटर को लेकर के ही रिलेट करके मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। देखिए, अभी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सबसे बड़े शलाका पुरुष प्रणव राय, जो एकमात्र मीडिया के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरी किताब में जगह पाई है ग्लोरी ऑफ द रिपब्लिक में, मैं उनको वो बड़ा सम्मान देता हूं। और आज एनडीटीवी छीनने के बाद उन्होंने अपना एक यूट्यूब का अपना चैनल बनाया है, बड़ा नाम थोड़ा सा अलग तरीके का है, वो याद जल्दी नहीं होता है, और उन्होंने अपनी चुनावी रिपोर्टिंग का जो क्षेत्र चुना है द ग्रेट स्टेट ऑफ बिहार, और बिहार के वो तमाम मध्य बिहार के तमाम ग्रामीण अंचलों में जाकर छोटे बच्चों से, मजदूरों से, किसानों से
सवाल करके और भारतीय डेमोक्रेसी और पॉलिटी को उससे बड़ा अच्छा रिलेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हम इतने डायलॉग में चर्चा करते हैं, इतने विमर्श करते हैं, मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि हम मुद्दों वार हर टॉपिक में, हर एपिसोड में लेकर के आए। अब जैसे कि बेरोजगारी मुद्दा है तो एक एपिसोड केवल बेरोजगारी पर चर्चा हो, महंगाई मुद्दा है तो महंगाई पर केवल चर्चा हो, भ्रष्टाचार मुद्दा है तो भ्रष्टाचार पे चर्चा हो। लेकिन ठीक है कि अयोध्या के बहाने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जिसकी एक मार्क्सवादी व्याख्या राकेश रफीक जी ने की, मुझे लगता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को मैं भी हजारों बार कहता रहा हूं कि भारत में वो चीजें आज एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में भारतीय लोकतंत्र में स्थापित है। लेकिन मैंने एक बार और कहा था कि भारत में चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा जब युद्धों से जुड़ा होता है तब वह एक नेशन वाइड इशू बनता है। जैसे 71 का बांग्लादेश का वॉर, भारत विक्टोरियस हुआ, कारगिल वॉर में विक्टोरियस हुआ तो 99 में वाजपेयी की पूरी सरकार बन गई। 2019 में जो पुलवामा और जो वो हमला हुआ और उसका जो एक तरह से रिवर्ट किया भारत सरकार ने वो बालाकोट पर हमले से, तो वो नेशन वाइड विक्ट्री देने में बहुत बड़ा मददगार साबित हुआ। आज अयोध्या का भले बहुत बड़ा हल्ला हो, लेकिन हमने पहले भी कहा कि अयोध्या पहले भी पूर्ण मेजोरिटी देने में कभी कामयाब नहीं हुआ और आज मंदिर भले जरूर बन गया है, लेकिन वही रोजी रोजगार और आर्थिक सवाल और खास करके इन सारे सवालों में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रिवेल हो रहा है। और आज तमाम युवाओं से इंटरव्यू में कहा जा रहा है कि मोदी से हमने बड़ी उम्मीद लगाई थी लेकिन बेरोजगारी का हल नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी को लेकर के बड़ा एक सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट तमाम विश्लेषक देते हैं कि मोदी रोजगार की बात नहीं कर रहा है, मोदी रोजगार नहीं दे रहा है। देखिए, रोजगार सरकार कोई उसकी मशीन लगा करके नहीं रखती है। रोजगार पर जब चर्चा करना हो तो पहले इकोनॉमिक्स को समझना जरूरी है कि रोजगार मिलता कैसे है। तो सबसे बड़ी एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है और दूसरा एम्प्लॉयर जो है वो मार्केट के, इकोनॉमिक्स के साइकिल के जरिए जब डिमांड प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो रोजगार मिलता है। तो दोनों जो रोजगार के जो सोर्स हैं, तो भारत में तो अभी 2-2.5 साल से इकोनॉमी बड़ी तेज साइकिल चल रही है, दुनिया की सबसे बड़ी हम ग्रोथ रेट वाली जीडीपी भी बने हैं। लेकिन हमारा जो ह्यूज अनएम्प्लॉयड फोर्स है, जो हमारी 140 करोड़ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में सबसे ज्यादा युवाओं की जो आबादी है, और उनके रोजगार को लेकर के एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और हॉलिस्टिक प्लान जो लैक करता है, वो केवल पॉलिटिकल सवाल नहीं है। ठीक है कि आज राहुल गांधी साफ कह देते हैं कि हम इतना पैसा सीधे बांट देंगे, इतना ट्रांसफर कर देंगे। एक तरह से अगर बुनियादी इकोनॉमिस्ट कोई भी होगा तो कहेगा ये खोखला है कि जब आप उत्पादन नहीं करेंगे, सरकार का राजस्व नहीं बढ़ेगा, तो केवल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इन लॉन्ग रन इकोनॉमी खोखली होगी और देश जो है आर्थिक रूप से दिवालिया होगा। तो इसका विजन प्लान क्या बनता है? मैं चाहता था कि इस पर एक फुल एपिसोड बनता। तो मैं मोटे तौर पर एक सरसरी बात ये कहूंगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है और एक तरह से मार्केट एम्प्लॉयर है। दूसरी बात यह है कि जब मार्केट जो अपने हिसाब से एम्प्लॉयमेंट देता है तो उसमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में ब्लू कॉलर, भारत के ब्लू कॉलर पूरे दुनिया में अलग अलग मुल्कों में कैसे जा रहे हैं कि आपको जिस काम के लिए 8 से 15 हजार मिलता है, आप विदेश में जाते हैं तो 1 लाख से लेकर के 1.25 लाख रुपया मिलता है। और अकेले केरल का 40 लाख ब्लू कॉलर दुनिया के तमाम मुल्कों में गया है, गल्फ कंट्री से लेकर के। तो भारत के बेरोजगारी के पूरे परिदृश्य को समझने के लिए पहले एक पिक्चर देना और फिर उसका सुझाव देना। तो मैं बड़े संक्षेप में ये दोनों बातों पर मैं कहूंगा कि चुनाव का चूंकि ये मुद्दा बना है और एंटी इनकम्बेंसी मोदी पर यदि काम कर रही है और बेरोजगारी को बड़ी समस्या लोग मान रहे हैं, विपक्ष भी उठा रहा है, तो इसमें असली पिक्चर जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। मोदी ने भी बेरोजगारी दूर करने का जो अपना मंत्र दिया कि वो सरकार से वो रोजगार देने में यकीन नहीं करते क्योंकि सरकार पर इकोनॉमिक बोझ बनता है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक तो स्किल डेवलपमेंट, दूसरा जो है कि मुद्रा लोन के जरिए नॉन एजुकेटेड लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, चाहे पकौड़ा तलो या ठेला लगाओ, और पढ़े लिखे लोगों के लिए स्टार्टअप। तो कुल मिलाकर के 80,000 आप स्टार्टअप बनाए। लेकिन हमारा मानना है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट,
एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाता है, लेकिन यह सारे देश के वर्कफोर्स सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो सकते। तो अच्छा है कि सरकार मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए, और एम्प्लॉयमेंट जो है गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा अस्त्र है और गैर विवादास्पद है। अगर आप पैसे बांटते हैं, खैरात देते हैं और सब्सिडी देते हैं तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन रोजगार देंगे तो रोजगार कैसे मिलेगा? तो पहले सरकार अपने क्षेत्र के सारे रोजगारों को वह एक तरह से मुहैया करे, लेकिन उसमें आड़े क्या आता है? आपकी पक्की नौकरी की नीति, कि आपको जो 8% जो ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स है, जिनको की सारे फैसिलिटी मिले चाहिए और हड़ताल करने की भी आजादी चाहिए, और 60 साल तक सरकार के दामाद रहे और जिंदगी भर के लिए मोटा पेंशन ले। कोई भी सरकार, ये अखिलेश की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, लेफ्ट की भी सरकार आ जाए और बीजेपी की भी सरकार, अंदर खाने पक्की नौकरी देने से सबको गुरेज है। तब वो करते क्या है कि जिनसे काम न चल सके तो यूपीएससी की वैकेंसी निकाल देंगे, क्योंकि वो सरकार के मेन यंत्र है, और भी कुछ वैकेंसी आर्मी की निकाल देंगे। अब तो आर्मी का भी जो है अग्निवीर निकाल करके उसमें भी शॉर्टकट कर दिया मोदी ने। तो बाकी चीजों पर अगर कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर पॉलिसी पूरे देश के 3 करोड़ वर्कफोर्स को बन जाए, कि आप सरकार में हो या बेरोजगार हो या रोजगार हो, सबको आप कॉन्ट्रेक्चुअल पर काम करना है, तो लोगों को ये ना लगेगा कि रोजगार इसलिए चाहिए कि बैठ करके वेतन लें, और रोजगार में जो आ गए उनको ये ना लगेगा कि हम काम नहीं करेंगे तो वेतन मिलेगा, बल्कि हम फायरिंग भी हमारी हो जाएगी। तो ये इस पॉलिसी पर पूरे देश में कंसेंसस बनना जरूरी है, और एम्प्लॉयमेंट ऑडिट के जरिए अगर सरकार पूरी नौकरी दे दे और प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट की तरह वही वर्किंग कंडीशन दे जो सरकार देती है, कि कहीं शोषण न कर सके मजदूरों का, मिनिमम वेज एक्ट से लेकर के और सारे वर्किंग कंडीशन, तो भारत में रोजगार को लेकर के एक नई क्रांति आ सकती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी हमेशा पॉपुलिस्ट स्टैंड लेते हैं, कह देंगे मोदी रोजगार नहीं दे रहा है, जब उनकी सरकार आएगी तो इकोनॉमी की हालत करके गड़बड़ करके कुछ अपने फॉलोअर्स को और अपनी पार्टी को नौकरी बांट देंगे। और चाहे मोदी की भी सरकार हो या किसी की सरकार, सब चाहते हैं कि प्रायोरिटी में हमारे कार्यकर्ताओं को नौकरी मिले, हम उनको जो है प्रोन्नति दें। अब जैसे एक जाति विशेष पर आरोप लगा कि वो एक खास जाति के लोगों को, तो कुल मिलाकर के रोजगार को लेकर के पूरा डिबेट होना चाहिए, क्योंकि अभी ये चुनाव का बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि मार्क्सवाद के बहाने जो एक बड़ा कोर इकोनॉमिक इशू है रोजगार, मुझे लगता है इसको लेकर के विमर्श हो, चुकी चुनाव का ये कहीं ना कहीं अंडर करंट में यह मुद्दा बना है। जी, लेकिन एक मनोज जी, एक तो राजनीतिक पॉलिटिकल इकोनॉमी की भी बात होती थी, कई प्रकार का अर्थशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र क्या है। अब जो नई बातें मोदी जी कर रहे हैं रिलीजियस इकोनॉमी की, धार्मिक अर्थशास्त्र की, जहां धर्म के बड़े केंद्र होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, चमचमाती हुई सड़कें होंगी, प्रकाश की व्यवस्था होगी, पर्यटन उद्योग बढ़ेगा, तमाम प्रकार की यह जो रिलीजियस इकोनॉमी है, मैं इस बात को मैं फिर राकेश जी के पास में आता हूँ, क्योंकि नहीं ये तो ठीक है, आपके ध्यान में इसमें कोई विवाद की बात नहीं है, ये भी एक वन ऑफ द सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। जी जी जी, तो मैं इस बात को कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल इकोनॉमी और रिलीजियस इकोनॉमी, राकेश अभी अखिलेश भाई ने जो बुनियादी सवाल खड़ा किया और मनोज जी ने भी इस सवाल का समर्थन किया। जी, मैं चाहता हूँ कि दुनिया में तमाम, जी राकेश जी, हमें लगता है कि मनोज जी जो बता रहे थे बेरोजगारी के संदर्भ में, एक सेकंड राकेश जी, अखिलेश जी से सुन लेते हैं। और क्योंकि बेरोजगारी कैसे दूर होना है समझिए, उसके लिए एक रोड मैप तो बनना ही चाहिए। मजबूरी या समझिए इस देश का अपना मिजाज ऐसा रहा है कि बेरोजगारी को लेकर आज तक इस देश में कोई बहुत बड़ा चिंतन मनन या नहीं किया गया, ये एक दुर्भाग्य है इस देश का। लेकिन मैं एक सवाल कर रहा हूं, ये सारे हम अब जितने पैनल वाले लोग बैठे हुए हैं या देश की जनता अगर सुनेगी, उससे भी मेरा सवाल है कि 2004 में 2004 अभी 2024 है, माने 20 साल हो गए। 2004 में मनरेगा जो में उसके समझिए कि जो मजदूरी तय की गई थी, वो मजदूरी बढ़कर अभी 286 के आसपास है, और 2004 से अभी तक जो है एक सांसद और विधायक का वेतन लाखों रुपए में मिलता है उनको वेतन। मैं केवल वेतन की बात करता हूं, उनका समझिए कि जो और सहूलियत है, तमाम तरह के जो लेन देन है
या उनकी जो तमाम चीजें उसको जी। छोड़ दीजिए, कुल मिलाकर 4-5 लाख रुपया का उनका मंथली जो है आमदनी है। मेरा ये सवाल है, ये व्यक्ति है कौन, ये क्या करता है, ये संसद को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, विधानसभा को बर्बाद कर दिया, और लोगों को, आम लोगों को ये लोग रोजगार देंगे नहीं। और रोजगार के नाम पर अभी मनोज जी जो बोल रहे थे, अर्थशास्त्र की परिभाषा को वो दे रहे थे, डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे थे, रोजगार कैसे निर्माण हो इसकी बात कर रहे थे। ये पॉलिटिशियन को इतनी छोटी सी बात इनको समझ में नहीं आती है, जरूर आती होगी तो वो करना नहीं चाहते हैं। अब मेरा इसमें सवाल ये है, अगर वो करना नहीं चाहते हैं लेकिन उनको अपनी रोजगार जो है ना 5 साल के लिए पक्का चाहिए, अग्निवीर को 3 साल 4 साल चाहिए, इनको पेंशन भी चाहिए, 5 साल की परमानेंट नौकरी भी चाहिए। ये पूरी की पूरी कहानी झूठ पर आधारित है। लोकतंत्र के नाम पर ये छलावा है, ये जो ठगी है, इसको क्या कहा जाए। उनका तो परमानेंट रोजगार है, अपने हटेंगे, पेंशन लेंगे, फिर अपने बाल बच्चों को खड़ा कर देंगे, और ये कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है। इस देश में करीब 4000 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो केवल राजनीति से समझिए कि जी रहे हैं। 4000 से ज्यादा ऐसे। जी अखिलेश भाई, हम लोग जो पहला प्रश्न आपके पास में जो है, पहला प्रश्न जो किया, जी कुछ बोलना चाहते कंट्रोल, फिर आपको दोबारा बोलने के लिए कहेंगे, आपको हम दोबारा बोलने के लिए कहेंगे। अगर आपके पास कुछ बचा हुआ तो बोल दीजिए, तो मैं राकेश जी के पास आऊंगा। कुछ और कहना है आपको? राकेश जी को कहिए, राकेश जी से। अभी अखिलेश जी की पीड़ा, या आज मुझे लगता है कि जिस डिबेट को, मार्क्स को सलाम करते हुए, नमन करते हुए, पिछली सदी की जो चुनौतियां थी मानवीय सभ्यता के सामने में, पिछली सदी में रोटी और रोजगार के प्रश्न बड़े थे, लेकिन अब इस सदी में मैं यह कह रहा हूं, होश के साथ कह रहा हूं, अब एग्जिस्टेंस के सवाल है। क्योंकि जब वर्ल्ड बैंक कहता है कि जो गरीब, बेरोजगार, तमाम जो अखिलेश जी और मनोज जी बात उठा रहे थे, किसान, मजदूर, बेकार, बीमार, ये तमाम लोग जो है, जब वर्ल्ड बैंक कहता है दिस इज द सरप्लस पॉपुलेशन, यह अतिरिक्त आबादी है, और इस अतिरिक्त आबादी के लिए नो स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल, कोई राज्य जिम्मेवार नहीं है, तुम इसलिए जिंदा हो कि मरे नहीं हो। इसलिए जब इसको आप अतिरिक्त आबादी कहते हैं तो पूरी मनुष्यता के लिए इससे बड़ी गाली नहीं है। इसको अपने हाल पर ये पूरे मानवीय सभ्यता को मरने के लिए छोड़ दिया है। तो पिछले सदी के जो मार्क्स के सवाल थे, विषमता के, उत्पादन और वितरण के, डिमांड और सप्लाई के, पूंजी के तमाम जो सवाल थे, और राष्ट्रवाद के, नई सदी में जो अभी अखिलेश जी ने कहा है कि जो चाइना से लेकर के तमाम देश जो पूंजी के खिलाफ आवाज बुलंद करते करते स्वयं पूंजी की गोद में वह मार्क्सवाद जाकर के बैठ गया, साम्राज्यवाद के खिलाफ में आवाज बुलंद करते करते तमाम कम्युनिस्ट सरकार के कैरेक्टर साम्राज्यवादी हो गए। जो अखिलेश जी के प्रश्न थे, सीधे राकेश जी के पास आना चाहता हूँ। राकेश जी क्या कहना है? जी देखिए, पहले तो अखिलेश जी के प्रश्न पे आएंगे, थोड़ा सा जितना भी टाइम बचेगा बताते हैं। लेकिन जो बहस चल रही है रोजगार और इन सब बातों पे जो बात आई है, मनोज जी ने कहा, वो चिंता बहुत अच्छी है, उसका समाधान खोजना चाहिए, ये बात है। लेकिन मार्क्स की नजर में जो समाजवाद है मार्क्स के लिए, वो है योग्यता के अनुसार काम और काम के अनुसार दाम। बहुत बेस्ट है, जो परफेक्ट है सबके लिए। यानी इसी पे डिबेट हुआ था कि सब एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें सब लोग जो है उनको काम होगा और योग्यता के अनुसार से मिलेगा, जो जितना योग्य है वो काम मिलेगा, और काम के अनुसार दाम मिलेगा। तो ये समाजवाद जो है, इस बात के समाधान के लिए ही जो यूरोप में पूंजीवाद में तमाम राष्ट्र आ गए थे, उसके समाधान के लिए बढ़े। तो मार्क्स ने उसको साइंटिफिक ढंग से अपने को वैज्ञानिक समाजवाद कह के उसको चिन्हित करा लोगों ने कि वो कॉज एंड इफेक्ट के कनेक्शंस में बढ़ के ये आना है, लेकिन ये ऐसा बनना है, एक मॉडल उन्होंने बनाया। दूसरी बात, कोई भी चीज जो होती है, जैसे मैंने कहा कि हर चीज गतिशील है, तो कोई आदमी अगर मार्क्स जो गति में सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, कोई आदमी कह दे कि मार्क्स ने कह दिया उसके 100 साल बाद दुनिया बदल गई,
लेकिन उनके जो कथन है उन्हीं पे हम डटे रहेंगे तो इससे बात बनती नहीं। ये तो वही रटन विद्या है मैकाले की। बात यह है कि भाई हम समझें कि इस दुनिया के इतिहास में मार्क्सवाद के उदय ने पूंजीवादी दुनिया को चैलेंज दिया और उस चैलेंज में खुद रशियन क्रांति के बाद उन्होंने कहा कि भाई हमारी आइडियल सोसाइटी जो है वो साम्यवाद है, लेकिन साम्यवाद हम बना नहीं पाते थे। अभी जो है हमारे अंदर पूंजीपति, पूंजीवादी चेतना, पूंजीवादी प्रोडक्शन प्रोसेस जो ग्राउंड स्तर पे ऊपर से दस्त कर बोले, उनके और मजदूर वर्ग के विचारों के साथ संघर्ष है। इस संघर्ष को हमें अगर चलाना है तब हम धीरे धीरे साम्यवाद की ओर बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा हो सकता है कभी पराजय हो, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वो पराजय स्टालिन की डेथ के साथ, क्योंकि स्टालिन जूझ रहे थे, बाकी जो कुछ कर रहे थे गड़बड़ी करी, कुछ लोग मार दिए, ये सब बातों पे नहीं जाते, लेकिन स्टालिन की जो लास्ट किताब है समाजवाद की आर्थिक समस्या, उसमें उस समस्या का जिक्र है जिससे वो सोवियत समाज को आगे कैसे और ले जाया जाए इसके बारे में चिंतित। और जब सोवियत कोलैप्स हुआ, ये कोल्ड वार की देन है, कोई ऐसे ही कोलैप्स नहीं हो गया, कोल्ड वार में हार गया सोवियत संघ और खुश्चेव जो है वो उनके एजेंट के रूप में आ गए और खुश्चेव ने डेमोक्रेसी और दुनिया भर की बातें शुरू कर दी। कुछ दिन इसलिए रुक गया कि खुश्चेव खुद नहीं टिक पाए और ब्रेजनेव, कोसिगिन आ गए जो मैकेनिकल ढंग से समाजवाद को चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो समाजवाद नहीं थे। तो माओ से तुमने 9 टिप्पणियां लिखी, द ग्रेट डिबेट कहा जाता है। तो उन 9 टिप्पणियों में उन्होंने समझाया है कि भाई कैसे जो है ये समाजवाद के अंदर से पूंजीवाद की ओर जा रहा है रशियन समाज, और हमें अपने समाज को बचाना है। तो मार्क्स की पहली किताब पे मत आओ कि अर्थशास्त्र के बारे में, आखिरी विचार पे आओ कि कल्चर इज अल्टीमेट, कल्चर रोकती है मनुष्य को। तो उन्होंने कल्चरल रिवोल्यूशन की बात की। अब जब कल्चरल रिवोल्यूशन हुआ तो उनकी पार्टी के खिलाफ ही तो हुआ, बम्बार्ड द हेडक्वार्टर, अपने हेडक्वार्टर पे ही बम्बार्ड करा दिया उन्होंने, लड़के घेर के बैठ गए, नौजवान आगे आ गए। लेकिन उनकी अवस्था में जो भी लोगों ने उसको लीड किया, वो लीड भी उनकी भावना के अनुरूप नहीं कर पाए। माओ से तुमने कहा सैकड़ों फूल खिलने दो, यानी ये नहीं है कि एक ही विचार चलेगा, सबके विचार आने दो, बहस होने दो। बहुत सी बातें उन्होंने कल्चरल रिवोल्यूशन के लिए आधार भूमि के रूप में कही। तो अब माओ ने कंट्रीब्यूशन कर दिया। अब माओ के बाद जो कैपिटलिस्टिक रूलर, जिन्हें माओ कहते थे कैपिटलिस्टिक रूलर, वो तेंग सियाओपिंग का जमाना लौट आया, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया में चीज चल रही है, उनके भी समर्थक हैं, मैडम चैंग चिंग पकड़ लिए, वो आ गए। अब वो आ गए तो कैपिटलिस्ट रूट पे बढ़ चले, और वो खुला पूंजीवाद तक चले जाते अगर शेनमैन चौक की घटना नहीं होती। आप समझ, जब नौजवानों ने विद्रोह करा तो उन्होंने कहा हम ही उड़ जाएंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी उड़ जाएगी, तो कम्युनिस्ट पार्टी भी चलाए रखो, माओ और तेंग सियाओपिंग दोनों का नाम लेते रहो, और इस ढांचे के द्वारा धीरे धीरे पूंजीवाद में जाते भी रहो। तो इसलिए एक तो दुनिया में सारे देश जो समाजवाद की थे उनके अंदर वो और आगे नहीं बढ़ पाए, पूंजीवाद की ओर चले गए। इसमें कोई ये नहीं है कि हम हार गए हम जीत गए, ये है सोशल साइंस का क्वेश्चन कि कैसे इससे और आगे बढ़ा जाए, और इसका जवाब आज लिखा जा रहा है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका के देशों में जो सामुदायिक स्वामित्व पैदा हो रहा है सरकारों द्वारा, वो इससे आगे की कड़ी है, क्योंकि जो लोग सोचते हैं और जो सोशल साइंटिस्ट है वो ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं, वो इस पे ध्यान नहीं देते ये फेल हो गया, ये पास हो गया। अरे भाई आदमी है, डूब गया कहीं। अब हमारा दोस्त है मान लो अरविंद, सत्ता में जाके शीश महल में बैठना उसे पसंद है, पहले कह रहा है 2 कमरों के मकान में बैठूंगा। तो ये तो सब चलता रहता है, आदमी की अपनी भी तो चीज है, और आदमी को संभालने का यंत्र तो भारतीय अध्यात्म था, वही कल्चर की बात है। तो ये जो है यूगोस्लाविया हो, मार्शल टीटो हो, सबने जो प्रयोग किए वो एक्चुअली सर्टेन लेवल पे कैपिटलिज्म को छूट देके किए और धीरे धीरे ढह गए। और जब तो आदमी मर जाता है तो बड़ी परिस्थिति होती है। तो क्यूबा जैसा देश है जो फिडेल कास्ट्रो के मरने के बाद भी और अमेरिका की जड़ में बैठ के भी अपनी संरचना को बचाए हुए है। बाकी चीन, वियतनाम, कोरिया भी थोड़ा सा बचा हुआ है लेकिन वो गलत डायरेक्शन में है, लेकिन बाकी सब देश धीरे धीरे ध्वस्त हो। दूसरी बात, हिंदुस्तान के बारे में बात आती है तो हम तो
आपको समझना चाहिए सबसे पहले मार्क्सवाद की हिंदी की किताब में लिखी मार्क्सवाद के बारे में उस व्यक्ति का नाम है आचार्य नरेंद्र देव। संस्कृत के बहुत विद्वान थे और किस यूनिवर्सिटी में थे, संस्कृत के काफी ग्रंथों का अनुवाद करा उन्होंने, और उन्होंने ही सोशलिस्ट पार्टी बनाने के वक्त जब बनाने की बात आई तो मार्क्सवाद को हिंदी में प्रस्तुत किया भारत में। और जिनको हम मानते हैं जयप्रकाश जी को, जिस आंदोलन से हम लोगों का जन्म हुआ, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरा एनालिसिस मेथड डायलेक्टिकल मेथड है, मैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विश्लेषण पद्धति से अलग नहीं हूं, लेकिन भारत को समझने के लिए मैं गांधी पे ज्यादा विश्वास करता हूं कि गांधी समझते थे, हम लोग उतना नहीं समझ पा रहे, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक्चुअली हम लोग तो इस पोजीशन के लोग हैं। अब यहाँ के मार्क्सवादी पार्टियों के बारे में जो आपने बात की, तो एक्चुअली जो कॉलोनियलिज्म की डिबेट है उपनिवेशवाद की, उसको समझने की कोशिश करें। जो कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटेन की थी, उसने शासन को स्थायी रखने के लिए भारत में कम्युनिस्ट पार्टियों का निर्माण किया, वहीं से किताबें आती थी, वही लोग पढ़ते थे, वहीं से मेन डायरेक्शंस थे। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी तो वेस्टर्नाइजेशन का पार्ट, इंडिया का वेस्टर्नाइजेशन करना है, उसके लिए जो लोग 1917 के बाद भगत सिंह की तरफ भाग रहे थे, तो उन लोगों को रोकने के लिए इन्होंने काम किया कि भैया वेस्टर्नाइजेशन करो, तुम क्रांति मत करो। तो ये सब सीन है, इसकी गहराई में जाके चीजों को समझा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आज। लेकिन मुझे लगता है कि दस चौपाल का जो मूल चरित्र है, यही मूल चरित्र है कि निश्चित रूप से नई पीढ़ी को, क्योंकि अब लगातार दिन भर आज टेलीविजन पर था, पता नहीं मनोज जी थे कि नहीं थे, अब लगभग मुझे लगता है कि 6 चैनल पर 3 घंटे तक बहस हुई है कि कंगना रनावत की जुबान फिसल गई। अरे भाई जुबान फिसल गई, जीभ टेढ़ा हो गए तो इलाज करवाओ जाकर के। अब तुम क्यों दिमाग माथा खराब कर रहे हो पूरे हिंदुस्तान का? उनकी जुबान फिसल गई, उनके पास भाषा नहीं है, तो तुम क्यों जगह दे रहे हो? तुम क्यों चरित्रहीनता और देश का समय बर्बाद कर रहे हो? क्या है कंगना रनावत? व्हाट शी इज? और 2 सामान्य व्यक्ति के बयान को उसकी जुबान फिसल गई, उसको ये पूरे देश की ऊर्जा को तबाह करने पर लगे हुए लोग। बने रहिए हमारे साथ में। तमाम मित्रों से निवेदन है, आज जो राकेश जी ने गंभीर आरोप लगाया, जबकि कोई अगर पेशेवर वामपंथी अगर सुनेंगे इनकी बात को कि आजादी की लड़ाई में कैसे ब्रिटिश की कम्युनिस्ट पार्टियां फीडिंग करती थी, वही भाषा ये बोलते थे। हालांकि बहस होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अगर सुनेंगे कि राकेश रफीक ने जो आज चार्ज लगाया है, उस बात को तो मैं फिर आगे बहस में लेके जाऊंगा। और अगर विमल जी और तमाम लोग बहुत सारे जो जी मर रहे हैं, अभी बातचीत हो रही थी, तो आज उनको मैं तो वीडियो भेज रहा हूं कि राकेश जी की आरोप है कि 17 के बाद एमएन राय और तमाम चीजों ने जो किया है, और अब देखिए राकेश जी ने गंभीर आरोप लगाया। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ में। हम आज 21वीं सदी में हम मार्क्स को याद करते हुए हम उन्हें सलाम करते हैं कि हमें जीने की देखने की दृष्टि दी है। लेकिन यह है कि जो आपके मैं वामपंथी मित्रों को कहता हूं कि छोड़ो कल की बातें, अब जो कल का दुनिया के मजदूरों एक हो, अरे मजदूरों को अब दुनिया को एक करने की जरूरत है। हम तो यह करें कि मजदूरों अब दुनिया को एक करो, और यह छोड़ दो वर्ग संघर्ष का, वर्ग समन्वय, एक नया समाज, जो इन्होंने लैटिन अमेरिका की बात की, एक नया समाज बनाएंगे। मनोज भी वहीं जाकर के बात करना चाहते हैं, हम नया समाज कैसे बनेंगे। लेकिन यह भी हमारा चरित्र होना चाहिए कि राष्ट्र की पीड़ा को, राकेश रफीक कहते हैं प्रचंड राष्ट्रवाद को, राष्ट्र की पीड़ा को भी हमें समझना पड़ेगा, राष्ट्र की मजबूरियों को भी समझना पड़ेगा। उस पेशेवर वामपंथी की तरह नहीं कि चाहे जो मजबूरी हो, मेरी मांगे पूरी हो। अरे भैया करेंगे कि हम ये नया नारा देंगे कि राष्ट्र के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरा दाम। इन्हीं बातों के साथ चौपाल की हम लोग समाप्ति की घोषणा करते हैं। जिन मित्रों की यह बहुत अच्छी लगी हो, निश्चित रूप से बार बार सुनिएगा मनोज जी को, बार बार सुनिएगा अखिलेश अखिल को, बार बार सुनिएगा डॉक्टर राकेश रफीक को, क्योंकि आपको तो 1000 पुस्तकों को पढ़ करके जो 10 और 20 मिनट में इन्होंने बातें रखी है, मार्क्सवाद को समझने में आसानी होगी। अब दुनिया में जो नित्य नए ज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग हो रहे हैं, निश्चित रूप से नेतृत्वकारी शक्तियों को ज्ञान के क्षेत्र में हो रहे प्रयोगों से अपडेट होना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि यह ग्लोबल दुनिया में आंख बंद करके नहीं जी सकते हैं। आत्ममुग्धता से बाहर निकलिए, आइए एक बेहतर समाज बनाने के लिए एक नया संकल्प लें।
तो मार्क्स के लिए बहुत बेहतर और सलामी वही होगी। बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभकामनाएं। बने रहिए हमारे साथ, कल 8 बजे फिर मिलिएगा इसी वक्त में। नमस्ते।